मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। इसके लिए बीजेपी अपने संगठन की पूरी ताकत लगा रही है। मंडल के बाद बीजेपी अब बूथ सम्मेलन करने जा रही है। 15 से लेकर 24 अक्टूबर तक ये बूथ सम्मेलन होंगे। उपचुनाव वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों के 7000 बूथों पर सम्मेलन करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी 59 मंडलों में सम्मेलन कर चुकी है, जिनमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह जैसे तमाम दिग्गज और बड़े नेता बीजेपी खेमे के शामिल होंगे। और साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के हमलों पर भी तीखा पलटवार शुरू कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बोलने पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सिंधिया जी को गद्दार बोलने का हक कांग्रेस को नहीं है, क्योंकि गद्दारी कांग्रेस ने की है। सिंधिया के नाम पर चुनाव लड़कर और उन्हें ही दरकिनार कर दिया गया। कर्ज माफी पर भी बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। मंडल सम्मेलन सभी 28 विधानसभाओं में आयोजित किए जा रहे हैं। आज दिनांक तक 59 मंडलों में सम्मेलन संपन्न हो जाएंगे। इन सम्मेलनों में और जो हमारे राज्य के नेता हैं वो लगातार इन मंडल सम्मेलनों में पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी मंडल सम्मेलनों में पहुंच रहा है और आने वाली 14 तारीख तक हम लोगों के सभी 128 मंडल सम्मेलन संपन्न हो जाएंगे। कांग्रेस को सिंधिया जी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। गद्दारी तो कांग्रेस ने सिंधिया जी के साथ की है। जिन सिंधिया जी के चेहरे पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, उन सिंधिया जी का जिस तरह से अपमान कांग्रेस ने किया और उनके साथ जिस तरह से जनता के मुद्दों पर गद्दारी की, तो गद्दारी कांग्रेस ने सिंधिया जी के साथ की है, सिंधिया जी ने नहीं की है। मंडल सम्मेलन तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ने कमर कस ली है और अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। इन 28 सीटों पर बीजेपी किसी भी एक सीट पर भी समझौता करने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है और मंडल से लेकर बूथ तक हर जगह पर बीजेपी अपने प्राण फूंक रही है। 15 से लेकर 24 अक्टूबर तक यह बूथ सम्मेलन होगा। उपचुनाव वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों के 7000 बूथों पर यह सम्मेलन किया जा रहा है, यानी कि हर जगह पर नेता जाएंगे और जान फूकेंगे कार्यकर्ताओं में कि पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि यह प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, खासतौर पर बीजेपी के लिए भी, कि उन्हें इन 28 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा, और जैसा कि इनके नेता कह रहे हैं कि 28 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। अभी तक 59 मंडलों में सम्मेलन कर चुके हैं। तमाम दिग्गज नेता अब इन बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को समझाएंगे और तरीके बताएंगे कि किस तरह से अप्रोच करना है जनता को और क्या कुछ रणनीति रहेगी, उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही साथ शिवराज सरकार के 6 महीने का जो बीता कार्यकाल रहा है उसको लेकर भी जो है कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा। और 15 महीने के कमलनाथ सरकार का जो कार्यकाल है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के तमाम नेता आलोचना करते आ रहे हैं और कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इनमें प्रमुख मुद्दे रहे हैं, अगर बात करें तो कर्ज माफी का मुद्दा रहा है और शुरुआती कोरोना हालातों को लेकर भी जो लापरवाही, जो आरोप लगे हैं बीजेपी की तरफ से कि उनमें भी जो है लापरवाही बरती गई है। संबल योजना को लेकर लगातार हमलावर रही है बीजेपी की। संबल योजना को बंद करके कांग्रेस ने गरीबों के ऊपर अत्याचार किया है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस के ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर रही है। और इन्हीं के साथ साथ जो प्रमुख मुद्दे हैं, वो जो मुद्दे जिनको लेकर बीजेपी जनता के बीच पहुंचना चाहती है, उन मुद्दों को बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए अभी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे। और कहीं ना कहीं पर जो नए मेहमान बीजेपी में आए हैं, उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बिठाने की जरूरत है, उसको भी किस तरह से बिठाना है, उसको लेकर भी जो है उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे जी, तो उनसे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीति में जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरह से आगे पार्टी बढ़ती है, क्या रणनीति रहती है, चुनावी रणनीति, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे। ब्रिजेश जी, अब मंडल स्तर तक जो है कार्यक्रम लगातार चलते रहे। बीजेपी ने कई सारी सभाएं की, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इन पर बोले, खासतौर पर सिंधिया इन सभी में हाईलाइट पर रहे। कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिला कि सिंधिया जी इतने लंबे समय तक भाषण देते रहे कि शिवराज जी को मौका ही नहीं मिला।
तो काफी एग्रेसिवली बीजेपी जो है मंडल स्तर पर अभी तक प्रचार प्रसार करती रही है और अब बूथ स्तर पर जाकर भी बहुत एग्रेसिवली जो है प्रचार कर रही है, सभाओं को संबोधित कर रही है और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? अभिषेक जी, मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि भाजपा का एक कार्यशैली अलग है। उसका संगठन, मध्य प्रदेश का जो भाजपा का संगठन है उसको पूरे देश में आदर्श संगठन माना जाता है और उनका मूल मंत्र ही रहता है भोजन, बैठक और विश्राम। मतलब उसका कार्यकर्ता सत्ता में रहे भाजपा का या विपक्ष में रहे, फुल टाइम काम करता रहता है। और आपने देखा होगा जब मध्य प्रदेश में सरकार थी शिवराज जी की और अब भी सरकार है, जब वो विपक्ष में रहे तब भी वो मतदाता तक उनका कार्यकर्ता पहुंचता रहा है और सरकार की एक एक उपलब्धि को बताता रहा है। ये भाजपा की एक कार्यशैली है। और चुनाव के टाइम पे भी उसमें बूथ मैनेजमेंट से लेकर पन्ना प्रमुख तक बनाते हैं। आपने देखा होगा भाजपा में एक एक पन्ने पर, मतलब एक एक मतदाता सूची का जो पन्ना होता है उस पन्ने पे कितने मतदाता हैं उन तक पहुंचने की उसकी कोशिश रहती है। और इसी तरह से जो उनकी उपलब्धियां रहती हैं, जो हितग्राही सम्मेलन करती रही है भाजपा हमेशा से, तो भाजपा का पहले से ही एक कार्यशैली ऐसी है कि वो मतदाताओं से फुल टाइम में, पूरे टाइम में 5 साल यदि वो सत्ता में है या विपक्ष में है, टच में बनी रहती है और अपनी बात वहां तक पहुंचाती रहती है। जिसमें हम देखते हैं संगठन रूप से कांग्रेस में हमेशा कमजोर नजर आती है। उसका संगठनात्मक ढांचा ऐसा नहीं है या उसके पास ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो लगातार जनता के बीच में जाते रहें। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस चुनाव के समय ही उस सामने आते हैं। उसके पास वो संगठन की वो एक स्ट्रक्चर नहीं बना पाया है कांग्रेस आज तक, जिससे कि उसके कार्यकर्ता लगातार मतदाताओं के संपर्क में बने रहें। जैसा कि आपने कहा कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े आक्रामक हैं, तो सिंधिया जी और शिवराज जी की साख इस पर दांव पर लगी हुई है। सिंधिया जी अपने 22 विधायकों के साथ पाला बदल के भाजपा में आए हैं और सरकार पलट दी है उन्होंने। तो इस कारण हमने देखा है कि उन पर आक्रामक एक तरह से कांग्रेस भी हो रही है, उनको गद्दार कह रही है और वो उसका जवाब दे रहे हैं। हमेशा सिंधिया परिवार पर एक सुभद्रा चौहान की एक कविता है, हर बुंदेलो हर वेलों के मुंह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। तो वो जो कविता है उसके आधार पर सिंधिया घराने पे हमेशा हमला होता रहा है, उन्हें गद्दार कहने की कोशिश की जाती रही है। पहले ये काम भाजपा करती थी, आज की तारीख में सिंधिया कांग्रेस में, भाजपा में आ गए हैं तो कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से उन पर आरोप लगा रहे हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं, जमीनों से लेकर उस चीजों। तो ये जो कविता पे हमेशा सफाई दी जाती रही है कि जो कविता सुभद्रा चौहान ने लिखी थी, उन्होंने खुद ही कविता में जवाब दिया है कि हमने सुनी कहानी थी, मतलब बुंदेलो हरबोलों के मुझ सुनी सुनाई कहानी है, उस पर कविता लिखी है। तो सिंधिया परिवार पे एक तरह से बचाव में वो कविता का ही आधार बनाया जाता है कि वो गद्दार नहीं थे, उनने तो सुनी सुनाई कहानी बताई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो सिंधिया घराने में जो दस्तावेज हैं जो स्पष्ट करते हैं और जिस भाषा में वो लिखे गए हैं आजकल उसके कम ही जानकार बचे हुए हैं, तो उन्होंने कई बार स्पष्ट भी कहा है कई बार कि वो घटना ऐसी नहीं थी जिस तरह से दर्शाई गई है। कविता में कहा गया है कि जीवाजी राव चले गए थे अंग्रेजों से, तब 90% जो थे राजा हथियार डाल चुके थे, तो ये भी छोड़ चुके थे, आगरा चले गए थे। इसके बाद लक्ष्मीबाई वहां पहुंची थी और उनकी हत्या हुई थी बाद में। तो ये सुनी सुनाई कहानियां हैं इतिहास में। अब उनको राजनीतिक दल अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के या उस हिसाब से पेश करते हैं एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए। तो ये मुद्दा कितना यहाँ कारगर होगा ये तो आगे चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मुद्दा पहले भी कई बार हो चुका है। और इसी कारण इस बार सिंधिया आक्रामक हुए हैं, क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने उनके पिताजी पर भी आरोप लगाए हैं, उनको भी गद्दार कहा है कि वो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। यदि ये गद्दारी का मापदंड है तो इसमें तो कई नेता ऐसे हैं जो छोड़ के जा चुके थे, खुद कांग्रेस कई बार टूट चुकी है और फिर उसके नेता उसमें शामिल हुए और सरकार बनी और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो कांग्रेस भी कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है। तो ये मापदंड किस आधार पर कह रहे हैं, ये तो सवाल खड़े करने लायक है जाहिर तौर पर। जी ब्रिजेश जी, ये विडंबना है कि जिस हथियार का प्रयोग पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किया था कि बहुत हुआ महाराज हमारा नेता शिवराज, अब उस हथियार का उपयोग खुद कांग्रेस अपने ही पूर्व नेता जो बीजेपी के हो गए सिंधिया जी के खिलाफ उपयोग कर रही है। खैर इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पर पहले चर्चा करते हैं जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी की जो कार्यशैली है, ये जो कनेक्टिविटी है मंडल से लेकर जिले से लेकर बूथ स्तर तक बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है। जो सीमलेस काम इनका चल रहा है और जनता तक पहुंच है बीजेपी की, वो बहुत ज्यादा जो है प्रभाव डालती है, खासतौर पर चुनावी क्षेत्रों में जिस तरह से देखने को मिल रहा है। इसी की तुलना में अब अगर बात करें कांग्रेस की, मंच पर जाकर बातचीत तो जरूर की जा रही है और जैसे कि बीजेपी लगातार कह भी रही है कि नेता तो छोड़िए कार्यकर्ताओं की भी कमी हो
हो गई है। क्या कारण है इसका? वो एग्रेशन, खासतौर पर ये कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा विषय है। ये चुनाव सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए है, क्योंकि 15 साल बाद आप आते हैं और मात्र 15 महीनों में आपकी सरकार चले आती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कांग्रेस के जो राजनीति है उस पर भी, और इन सब चीज को लेकर कमलनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो ऐसे में वो एग्रेशन कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। अभिषेक जी, जैसे कि हम संगठन की बात करें कांग्रेस की, जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से अधिकांश वो क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस के पहले एमएलए थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया और अब भाजपा से चुनाव मैदान में हैं, उनमें के अधिकांश मंत्री हैं। तो आप ये देखो, उनके साथ यदि हम कहें कि जैसे ग्वालियर चंबल अंचल की बात ही करें तो सिंधिया जी के साथ अधिकांश कांग्रेस के कार्यकर्ता तक चले गए। इससे पहले उस क्षेत्र में कांग्रेस का नाम ही जो तरह सिंधिया था या सिंधिया परिवार था, सिंधिया जी से ही जुड़े हुए थे। अब तक वहां की कांग्रेस की जो राजनीति थी वो जो तरह के सिंधिया या उनके पिता माधवराव सिंधिया करते रहे, तो वहां पे कांग्रेस में जो एक तरह आप देखेंगे तो क्षेत्रीय छत्रप चलते हैं। पहले चलते थे कि माधवराव सिंधिया छत्रप थे, इधर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी जी। तो जो लोग जुड़ते थे वो सीधे कांग्रेस से ना जुड़ के नेताओं से जुड़ते थे। अब ग्वालियर चंबल अंचल में कार्यकर्ताओं की इसलिए कमी आ गई है कि जो भी कार्यकर्ता थे अब तक सिंधिया जी से जुड़ते रहे, उन्हीं से जो जिलाध्यक्ष होगा, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष होगा कांग्रेस में, बूथ तक, मतलब जिसकी भी नियुक्ति हुई है, जो भी पदाधिकारी बना है वो सिंधिया खेमे का रहा। उनकी मर्जी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता था कांग्रेस में। यदि उन्होंने सोचा किसी को नाम दिया है कि ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा तो वही ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा, तो दूसरा खेमा या कांग्रेस का दूसरा कार्यकर्ता वहां पे आ ही नहीं पाया, वर्किंग में ही नहीं आ पाया, वो टिक नहीं पाया। यदि वो टिका है तो सिर्फ सिंधिया जी की मेहरबानी पे। और जब हमने देखा है कि जब सिंधिया जी पार्टी में चले गए बदल के, तो उनके साथ उनका कार्यकर्ता भी चला गया। उन्होंने दावा किया था कि 75,000 कार्यकर्ता हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के भाजपा में आ गए। तो इस तरह हम देखेंगे तो इन्हीं के कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं गोविंद सिंह ने तो कहा था कि इतने तो कार्यकर्ता ही नहीं हमारे पास। तो जब वो सारे चले गए हैं तो अब आप उनसे संगठन में कैसे उम्मीद करोगे कि वहां भी वो भाजपा की तरह रणनीति अपनाकर पन्ना प्रमुख बूथ स्तर तक जा सकते हैं। उन्होंने भी पिछली बार चुनाव में मंडलम का प्रयोग किया था, जो इस बार उनको कार्यकर्ताओं के अभाव में, यदि ये कहा जाए कि अतिशयोक्ति नहीं होगी, जैसा कि भाजपा के लोग दावा करते हैं या जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं कि कई जगह कांग्रेस को बूथ स्तर पे आपको एजेंट मिलना संभव नहीं है क्योंकि इतने सारे कार्यकर्ता हमारे पास आ गए। तो इन परिस्थितियों में कांग्रेस वहां पे कमजोर नजर आ रही है मैनेजमेंट में, संगठन स्तर पर। दूसरी तरफ क्या, संगठन और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति कांग्रेस में संभाल रहे हैं, वो कमलनाथ जी। तो वो अब बाकी चीजों पर ध्यान दें या संगठन पर ध्यान दें, इस कारण भी संगठन कमजोर नजर आ रहा है। जी ब्रिजेश जी, जैसा कि आपने कहा कि संगठन को लेकर, हालांकि अगर बात करें बीजेपी की तो जो नए मेहमान आए हैं कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर देखने को मिला है नेपानगर में सुमित्रा कासडेकर जो अब अपना प्रचार प्रसार करने पहुंची तो बीजेपी के उन्हीं के कार्यकर्ता उनके खिलाफ जो है उनके विरोध में प्रदर्शन करने लगे और मंजू दादू के नारे लगाने लगे। तो कहीं ना कहीं पर अभी भी मनमुटाव है कार्यकर्ताओं में और अभी भी बड़े नेता जो है उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऊपरी तौर पर सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं सभी को एकजुट करने की, पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता असंतुष्ट है। नेपानगर में ये चीज देखने को मिली है, विरोध किया गया, कई नारे भी लगे सुमित्रा कासडेकर के खिलाफ में और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अपना विरोध जता रहे हैं। निश्चित तौर पे अभिषेक की कार्यकर्ता हमेशा बटा हुआ रहता है। यदि 15 साल तक या अब तक भी विपक्ष में कांग्रेस की बुराई करते आए हैं तो जो बड़े नेताओं में हमने राजनीति में देखा है कि जो चुनाव के बाद उनमें तालमेल बैठ जाता है या मनमुटाव नहीं रहता, मनभेद नहीं रहता है, मतभेद उनके रहते हैं राजनीतिक स्तर पर, पार्टी स्तर पर, वो कार्यकर्ताओं में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। आपने देखा जब से पंचायत चुनाव शुरू हुए हैं तो गांवों तक में दो धड़े में बैठ गए हैं, मतलब गांव का भी विभाजन हो गया है, एक तरह से विचारधारा में बदल गए। तो कार्यकर्ता ज्यादा कट्टर होता है, आपने देखा होगा। तो वो जब व्यक्ति की इतने सालों से विरोध करता आ रहा है, उसकी बुराइयां गिनाता आ रहा है, तो उसको इस समय एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। हालांकि इसमें भाजपा फिर भी उसका जो कार्यकर्ता है वो पार्टी आधारित रहता है तो वो ज्यादा एडजस्ट करने में सक्षम रहता है कांग्रेस की तुलना में। कांग्रेस तो सीधा जैसे व्यक्ति आधारित होते हैं तो वो तो बुराई कर रहे हैं, तो वो अंदर आ गए हैं, यदि भाजपा में आ भी गए हैं वो, तो वो अभी इस समय चुनाव में प्रचार में लगे हुए हैं। तो अभी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि संगठन वहां पे काम का बंटवारा करता है, काम का विभाजन करता है, काम देता है सबको, कार्यकर्ताओं को। तो वो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां यहाँ भी मिलेंगी तो वो काम करते रहेंगे। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने बताया, हमने भी पैकेज में बताया, आप बता रहे हैं
तो विरोध तो होगा ही, इतनी जल्दी से आसान नहीं है, अभी समय लगता है किसी भी चीज में, नई जगह पे आप जाओगे तो एडजस्टमेंट होने में समय लगता है, तो कार्यकर्ताओं को भी धीरे धीरे एडजस्ट होने में समय लगेगा उसमें। जी शुक्रिया। तो इस कारण ऐसी समस्या आती रहेंगी और उससे हालांकि चुनाव में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। शुक्रिया ब्रजेश जी, बातचीत करने के लिए। प्रमुख विषय है बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है। जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा कि कार्यकर्ता, जो नए कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी में आए हैं कांग्रेस से, तो वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है कि इतने सालों से जिनका विरोध करते आ रहे हैं, आज वो उनके साथ आए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये कुदरती है कि समय लगेगा थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में, और बीजेपी में यही देखने को मिल रहा है। खैर ये बाद में स्पष्ट हो जाएगा वोटिंग के बाद कि कौन किसके साथ गया और कितना साथ में गया। खैर